हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं EMI। इसमें फर्स्ट टॉपिक अपने को जानना है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे और हेनरी, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड 3 एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा क्लोज्ड कॉइल लिया, इसमें पहले से कोई करंट नहीं था। बगल में एक डाला गया बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का जब नॉर्थ पोल अपनी जगह पे था, स्टेशनरी था, कॉइल भी अपनी जगह पे था, स्टेशनरी था, तो कॉइल में कोई करंट डेवलप नहीं हुआ। और कॉइल के करंट को मेजर करने के लिए सॉरी कॉइल से आप एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर ले सकते हैं या एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ जब कॉइल और मैग्नेट का पोल दोनों क्या था, स्टेशनरी था। यह था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। जैसे ही उन्होंने देखा कि नॉर्थ पोल को हम लोग कॉइल के नज़दीक ले जा रहे हैं, कॉइल में करंट डेवलप हो जा रहा है। कॉइल में नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर ले जा रहे हैं, कॉइल में फिर से करंट आ रहा है, लेकिन इस बार करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। नज़दीक ले जाने पे जो जिस डायरेक्शन में करंट था, दूर ले जाने पे करंट आएगा तो, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फिर उन्होंने क्या किया कि इसी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मैग्नेट के पोल को स्टेशनरी रखा और कॉइल को ही नज़दीक लाए, तो फिर से करंट डेवलप हुआ, गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन हुआ। और जब इस कॉइल को दूर ले गए तो फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से उनके दिमाग में आया कि जब कभी भी एक कॉइल और एक मैग्नेटिक पोल के बीच रिलेटिव मोशन हो, ऐसा नहीं कि यह 5 मीटर पर सेकेंड से राइट तो यह भी 5 मीटर पर सेकेंड से राइट ही चले, तब तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो उनके दिमाग में आया कि जब भी दोनों के बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, तो कॉइल में क्या होगा, एक करेंट डेवलप होगा विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। और बिना फिजिकल कांटेक्ट के यदि चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। और बिना फिजिकल कांटेक्ट के यदि करंट आया तो उसको वह इंड्यूस्ड करंट बोलिए। क्या बोलिए? फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि यह जो आपका गैल्वेनोमीटर वाला कॉइल था, इसको एज इट इज रखा और नॉर्थ पोल के बदले एक और कॉइल ले लिया गया, और यह कॉइल जो था वह बैटरी से कनेक्टेड था। तो बैटरी क्या करेगा कॉइल में? तो अब जो काम मैग्नेट कर रहा था, जिसको आप बार मैग्नेट बोलेंगे, करंट कैरिंग कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा, वही काम अब इलेक्ट्रोमैग्नेट करना शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। कि जब भी कॉइल, बैटरी वाला कॉइल गैल्वेनोमीटर वाले कॉइल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या रिलेटिव वेलोसिटी 0, तो इस कॉइल का करंट भी, इसको राइट ले गए करंट डेवलप हुआ, लेफ्ट ले गए फिर भी करंट डेवलप हुआ, लेकिन दोनों करंट एक दूसरे के, इसको स्टेशनरी रख करके कॉइल को ही नज़दीक ले गए फिर भी करंट आया। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट 1 और 2 दोनों से वह निष्कर्ष यह निकाले कि जब कभी भी एक कॉइल और मैग्नेटिक पोल या फिर एक कॉइल और करंट कैरिंग लूप या इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन हो, तब गैल्वेनोमीटर वाले कॉइल में क्या होगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। कि नहीं? अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में उन्होंने क्या किया उसको भी समझते हैं। नंबर 3 में क्या किया गया कि इस बैटरी वाला कॉइल, जो सेकेंड में बैटरी वाला कॉइल था, उसमें एक स्विच डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? स्विच। और जब भी स्विच ओपन रहेगा तो इसमें कोई करंट नहीं, यह भी स्टेशनरी, यह भी स्टेशनरी,
कोई करंट नहीं। जैसे ही स्विच को क्लोज किया गया, आई अमाउंट का करंट आया और यह रेस्ट में था। यह किस कंडीशन में था? लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज करते इसमें करंट आया, इसमें भी एक करंट इंड्यूस हो गया। स्विच को लॉन्ग टाइम तक क्लोज किए रह गए, इसका करंट वापस से 0 हो गया, उसका करंट वापस से। और लॉन्ग टाइम तक स्विच को क्लोज रखने के बाद जैसे ही स्विच को ओपन किया, फिर से इसमें करंट इंड्यूस हो गया। लेकिन क्लोज करने के समय जिस डायरेक्शन में करंट था, ओपन करने के समय उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी तक जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से निष्कर्ष निकाला था कि कॉइल और मैग्नेटिक पोल या फिर कॉइल और करंट कैरिंग कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए था, एक्सपेरिमेंट 3 से उनको पता चला कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही इस दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, तो स्विच को क्लोज कर रहे हैं, कंटिन्यू क्लोज रख रहे हैं और ओपन कर रहे हैं। क्लोज करने के केस में करंट आ रहा है, कंटिन्यू क्लोज करने पर, लॉन्ग टाइम तक क्लोज करने पर करंट वापस से 0 और ओपन करते ही फिर से। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चला कि किसी भी कॉइल और मैग्नेट या कॉइल और करंट कैरिंग कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है करंट के लिए। रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज। किसका चेंज? मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज रिस्पॉन्सिबल है। कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तब जा कर के उसमें करंट आएगा। और वह फ्लक्स चेंज आप मोशन के द्वारा करवाइए या स्टेशनरी रख करके, यदि फ्लक्स में चेंज है तो करंट इंड्यूस होगा, और फ्लक्स में चेंज नहीं है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइंड कैसे है? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बेसिस पर तीनों एक्सपेरिमेंट को समझिए। तो जब यह स्टेशनरी था तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलेगा, कॉइल में किया, फील्ड लाइन से निकलता हुआ, और यह फील्ड लाइन से भी निकलता हुआ इधर कहीं नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगा, जहाँ जाके इन करेगा। तो अभी इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का कितना लाइन है? एक लाइन। सिंपलिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि एक लाइन का स्ट्रेंथ 1 टेस्ला है। तो इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू 1, एरिया 1 ही मान लीजिए, 1 मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, हम मान लेते हैं कि बी और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री है। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए मतलब बी ए कॉस थीटा, मतलब परपेंडिकुलरली प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड यदि गया तो बी इंटू ए, बी भी आप सिंप्लिसिटी के लिए एक फील्ड लाइन्स के लिए 1 लिए और एरिया भी 1। तो फ्लक्स 1 वेबर का, कितने वेबर का? अभी भी, और यदि स्टेशनरी है तो कुछ टाइम बाद भी फ्लक्स कितना? 1 वेबर का। तो इसके थ्रू जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वह कांस्टेंट है कि वेरी किया? कांस्टेंट है। अब जैसे ही इस मैग्नेट को थोड़ा नज़दीक ले जाएंगे, जो फील्ड लाइन बाहर से निकल जा रहा था वो अब कहाँ जाएगा? लूप के अंदर में बी पहले से क्या हो गया? बढ़ गया। और बी यदि बढ़ गया तो फ्लक्स फाई भी क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़े या घटे, फ्लक्स का चेंज आया। और जब भी फ्लक्स का चेंज आया तो इसमें क्या हुआ? एक करंट इंड्यूस हुआ। इसको पीछे ले जाने पर वही हाल होगा कि अब फ्लक्स बढ़ने के बदले घटेगा, तो फ्लक्स फिर से चेंज हो गया। इसको स्टेशनरी रख करके इसको नज़दीक ले गए तो बढ़ा, दूर ले गए तो घटा। दोनों ही केस में फ्लक्स क्या हुआ? चेंज हुआ। वही हाल यहाँ पर, यदि मान लीजिए इस कॉइल के एक्सियल पोजीशन पे रखा हो, तो एक यदि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है तो वह अपने एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और वहीं पे दूसरा हो तो इसका फील्ड इसके थ्रू पास करेगा। लेकिन इसका जो भी फील्ड है इसके थ्रू वह क्या रहेगा? पार्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे ही इसको नज़दीक ले जाएंगे तो डिस्टेंस एक्स कमेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पहले से बढ़ेगा। बी जैसे ही इसके थ्रू चेंज हुआ तो फ्लक्स भी क्या हो गया? चेंज हो गया कि नहीं हो गया?
यही काम इसको यदि हम मूव ना करवाते, स्टेशनरी रखते और इसके एरिया को ही किसी टेक्निक से कम या ज़्यादा कर लेते तो बी फिक्स रहता, एरिया चेंज हुआ फिर भी फ्लक्स क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो फ्लक्स में चेंज आप बी को चेंज करके लाइए या फिर एरिया को चेंज करके लाइए। जैसे ही फ्लक्स में चेंज आया इसमें करंट इंड्यूस हो गया। थर्ड वाले का लॉजिक समझे, जब करंट ही नहीं है तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, तो फ्लक्स का कोई बात है नहीं। जैसे ही क्लोज किए तो पहले फील्ड जीरो था तो फ्लक्स जीरो, क्लोज करते ही करंट आया, उस करंट के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड आया, फ्लक्स का वैल्यू अचानक से कुछ बढ़ा, जीरो से बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो गया, चेंज हो गया, जीरो से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक गया। अब जैसे ही लॉन्ग टाइम तक इसको क्लोज रखे तो इस करंट के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका वैल्यू लॉन्ग टाइम तक इसको क्लोज रखने से इसका करंट वही रहेगा कि बढ़ जाएगा, वही रहेगा। और दोनों को फिक्स रखे हैं तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा या वही रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि सेपरेशन एक्स क्या है, फिक्स है, आई फिक्स है। तो बी भी क्या हो गया, इसके थ्रू फ्लक्स भी क्या हो गया, फिक्स मतलब कांस्टेंट हो गया और लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट ही रहा। मीन्स उस ड्यूरेशन में फ्लक्स का चेंज नहीं हुआ, तो फिर से करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जैसे ही वायर को स्विच को ओपन किया करंट वापस से इसका करंट नहीं होगा, फिजिक्स पढ़ते हैं सर जी, ओपन सर्किट में करंट कम हो जाएगा, है ना। मुंबई में से एक बार घूम कर गया ना, अभी तो दिल्ली गए हो। तो जैसे ही सर्किट को ओपन किया इसमें करंट क्या हो गया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने से पहले इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स था या नहीं था, कांस्टेंट वैल्यू का, और वह कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक से क्या हो गया, जीरो हो गया। फ्लक्स में चेंज आया कि नहीं आया, इसलिए फिर से इसमें करंट आ गया। और जिस समय फ्लक्स जीरो से बढ़ा था उस समय जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन का करंट आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो लॉन्ग टाइम पर तक कनेक्ट करने पर जीरो क्यों हुआ, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक जब कनेक्ट किए रहेंगे तो करंट भी फिक्स और इस करंट के कारण वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स, लूप का एरिया तो फिक्स ही है, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स में चेंज है, ठीक है क्या। इसका मतलब है कि जब कभी भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, किसी कॉइल के थ्रू, वह मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाने का अलग अलग तरीका आपने देखा है कि एरिया को ही चेंज कर लीजिए, मैग्नेट को नज़दीक लाइए दूर ले जाइए, या कॉइल को ही नज़दीक ले जाइए दूर ले जाइए, या फिर करंट कैरिंग कॉइल के द्वारा भी मैग्नेट जैसा आप मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करवा सकते हैं और उसके थ्रू फ्लक्स को वैरी करवा ले सकते हैं, या फिर स्विच यूज करके कर ले सकते हैं कि नहीं। तो जब भी किसी कॉइल के थ्रू क्या हो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा जिस करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, और इस पूरे फेनोमेनन को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पूरे फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है, तो जब कभी भी किसी क्लोज्ड कॉइल, जब कभी भी किसी के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक, तो कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा और इस करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, और पूरा फेनोमेनन कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। और जिसमें इंड्यूस हो रहा है उस लूप को या कॉइल को क्लोज्ड ही क्यों बोल रहे हैं, तो यदि यह लूप यहीं वाला यदि यह ओपन हो जाए तो ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, चाहे वह बैटरी का करंट हो, कंडक्शन करंट, या फिर इंड्यूस्ड करंट। इसलिए करंट होने के लिए लूप क्लोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए इस लूप का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, करंट इंड्यूस्ड हुआ आई, इंड्यूस्ड करंट आई डिवाइडेड बाई लूप का या कॉइल का रेजिस्टेंस आई बाई आर इज भी, वह जो भी डेवलप होगा उसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, वोल्टेज ना बोल करके उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए
ऐसा है कि पहले ईएमएफ आया होगा, कौन आया होगा, और तब क्या आया होगा, करंट आया होगा। तो क्या ईएमएफ के लिए लूप क्लोज्ड हो ऐसा ज़रूरी है क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए? तो ईएमएफ के लिए लूप का क्लोज होना ज़रूरी, ऐसा स्टेट कंडक्टर भी है। और इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा दिया जाए तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन इस कंडक्टर के थ्रू करंट होने के लिए लूप को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा कि नहीं करना होगा? समझ में आई बात क्या? When there is a change in magnetic flux through a closed coil, a current is induced in the coil, semicolon, called induced current, ब्रैकेट में the corresponding EMF is called, the corresponding EMF is called induced EMF, bracket close, comma, the phenomenon is called EMI, electromagnetic induction.